आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं के आधार पे तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। यह प्रश्न हर साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हेडिंग को नोट कर लीजिए, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। पिछले भाग में परावर्तन की व्याख्या किया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप सब विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइगेंस साहब ने क्या किए थे, तो यहाँ पर एक लेंस लिए थे। यहाँ पर क्या लिए थे, एक लेंस लिए थे और इस पे प्रकाश की किरणों को क्या किए थे, आपतित किए थे। अब ये प्रकाश की किरणें जब आपतित होती हैं तो अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, झुक करके जाती हैं। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहा गया है, प्रकाश का अपवर्तन कहा गया है। यहाँ पर भी प्रकाश की किरणें आया है और यहाँ से आ करके जो है यहाँ से भी क्या हो गया है, विक्षेपित तो हो गया है। अब विक्षेपित तो होने के बाद से यहाँ से जो एक कोण बना, यहाँ पर जो है अभिलंब डाला गया और यहाँ से भी एक अभिलंब यहाँ पे डाला गया। यहाँ पे जो है 90 अंश का कोण बन रहा है। कितना अंश का, 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है। और इस कोण का नाम रखे आई और इस कोण का नाम रखे आर। और यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें आती हैं इस किरण का नाम क्या रखा गया, आपतित किरण। और प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जो है जाती हैं तो उस प्रकार के किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। अब यहाँ पे नाम रखा जाएगा, इसका नाम ए है, इसका नाम ए डैश है और इसका नाम बी है और इसका नाम जो है बी डैश है। तो पहले चित्र को ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या क्या घटना घटा है। प्रकाश की किरणें आया है और टकरा करके विक्षेपित हुआ है। यहाँ भी प्रकाश की किरणें आया है और टकरा करके विक्षेपित हुआ है और यहाँ से अभिलंब डाला गया है और यहाँ से भी अभिलंब डाला गया है। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। देखेंगे जब जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ दो माध्यम है। पहली माध्यम में चली गई यहाँ पे दूरी निकालेंगे, दूसरी माध्यम में चली गई दूरी निकाला जाएगा। यहाँ लिखेंगे पहली माध्यम में चली गई दूरी का सूत्र क्या होता है, तो पहली माध्यम में चली गई दूरी का सूत्र हो जाएगा चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो यहाँ पे लिख लेंगे
चाल को जो है, चाल को यहाँ पे लिखेंगे V1, पहले माध्यम को चाल को V1 से, और समय इसमें क्या रहेगा, T रहेगा। तो यहाँ चाल V1 T हो गया। और यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा कि माना पहली माध्यम में चली गई, माना पहली माध्यम में चाल V1 और दूसरी माध्यम में चाल क्या है, V2 है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एक लाइन और, माना पहली माध्यम में क्या है, V1, तथा दूसरी माध्यम में चाल V2 है। क्या है, V2 है। पहली माध्यम में चाल क्या है, V1 है, और दूसरी माध्यम में चाल क्या है, V2 है। तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा है, लेकिन आप सभी विद्यार्थी नीचे लाइन से लिख लीजिएगा कि माना पहली माध्यम में चाल V1 और दूसरी माध्यम में चाल क्या है, V2 है। तो पहली माध्यम में चली गई दूरी, सूत्र होगा चाल गुणे समय। चाल को V1 से दिखाएंगे और समय को T से हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो चाल निकला पहली माध्यम में, क्या निकला, यहाँ पे लिखेंगे V1 और यह हो गया T। यह पहला माध्यम का जो है, यहाँ मानेंगे इसको पहला माध्यम और इसको दूसरा माध्यम मान लेंगे। तो यहाँ पर V1 T आ गया। अब इसी प्रकार लिखेंगे दूसरी माध्यम में चली गई दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, पुनः लिखेंगे यहाँ पर चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे क्या होता है, समय। तो दूसरी माध्यम में चाल क्या माना गया, V2, और समय को T माना गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे V2 हो जाएगा और यह बन जाएगा T। ये दूसरी माध्यम में चाल आ गया, V2 T आ गया। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बना है, बारी बारी से त्रिभुज को अध्ययन करेंगे। जैसे यह पहली त्रिभुज अगर देखा जाए तो ऊपर वाला त्रिभुज का नाम है A है, और यह A डैश है, और यह B है। तो लिखेंगे त्रिभुज A डैश B लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं A B A डैश। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज प्रयोग करेंगे, त्रिभुज A B A डैश में। अब यहाँ पर त्रिभुज जब प्रयोग कर लेंगे, कौन सा त्रिभुज प्रयोग किए, त्रिभुज A B A डैश में। अब यहाँ पे सूत्र होता है साइन थीटा का सूत्र, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटा क्या है, कर्ण। यह सूत्र किसका है, तो साइन थीटा का सूत्र है। दूसरे लाइन से लिखेंगे साइन हो जाएगा, और यहाँ पे कोण क्या बना है, थीटा की जगह, मतलब इसमें त्रिभुज में कौन सा कोण बना है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ कोण आई कोण बना है। तो इसलिए थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे लिखेंगे आई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और लंब देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे थीटा से अगर देखा जाए, मतलब आई से देखा जाए, तो ये सामने वाली भुजा ये लंब होगा। सामने हमेशा कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती हैं। तो यहाँ से ये लंब हो गया, यह आधार हो गया, और यह कर्ण हो गया। A डैश क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब के जगह पर क्या लिखेंगे, तो लंब के जगह पे लिखेंगे V1 T हो जाएगा, बटा हो जाएगा, और कर्ण के जगह पे क्या लिखेंगे, A डैश हो जाएगा। समीकरण नंबर बन जाएगा 1। मतलब पहला त्रिभुज जो है प्रयोग हो गया। एक बार और समझ लेते हैं, यह लंब का मतलब और यह कर्ण का मतलब। इस त्रिभुज में लंब यह है और आधार यह है, कर्ण यह है। तो लंब के स्थान पे V1 T, और जो है और कर्ण के स्थान पर A डैश का प्रयोग किया गया। अब इस त्रिभुज में हम लोग आएंगे, त्रिभुज का नाम है A डैश, और क्या है, B डैश है। तो अब इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे, और यहाँ से इसमें भी साइन का प्रयोग करेंगे। तो यह R है, कोण कितना बना है, R, और R वाला सामने वाला भुजा लंब यह हो जाएगा, लंब है, आधार है, और यह कर्ण पुनः इसमें भी बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज A है, और क्या है, B डैश है,
और ए डैश में। अब यहाँ दो त्रिभुज बना था, एक ऊपर प्रयोग कर लिए और एक नीचे भी प्रयोग किया गया। पुनः ऐसे लिखेंगे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या है, कर्ण होता है। किसका सूत्र है, साइन का। अब यहाँ पे जो है साइन हो जाएगा और यहाँ थीटा के जगह पर, मतलब थीटा के जगह पे क्या बना है, तो यहाँ थीटा के जगह पे देख सकते हैं कोण क्या बना है, तो कोण आर बना है। तो यह थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, कोण आर हो जाएगा, बराबर हो गया लंब के जगह पे क्या था, V2 था और T था, बटा हो जाएगा और कर्ण क्या था, ए डैश था। बन गया समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। अब ये दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है भाग किया जाएगा, और जब भाग करेंगे तो दोनों का अनुपात बटा बन जाएगा और जो है सिद्ध जो है कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देने पर, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे अब समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब यहाँ भाग दे दिया जाएगा, तो समीकरण 1 क्या था, साइन था, आई था, बटा था, और समीकरण 2 क्या था, साइन आर था, बराबर हो गया। और समीकरण 1 में क्या था, V1 T था, बटा ए डैश था, बटा और यहाँ का हो जाएगा V2 T हो जाएगा, बटा ए डैश हो जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या किए हैं, भाग दे दिए हैं। भाग देने में दोनों ये सेम आ गया, A1 A2 ए डैश जो है दोनों सेम है, कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा, यहाँ लिखेंगे साइन आई बचेगा, बटा साइन आर बचेगा, बराबर ऊपर क्या है, V1 बटा V2। अब V1 बटा V2 को जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले माध्यम का यह चाल है, दूसरे माध्यम का चाल है। तो आप लोग पढ़े होंगे n बराबर पढ़े होंगे C बटा V, मतलब प्रकाश का चाल और माध्यम का चाल के अनुपात को क्या कहा गया है, अपवर्तनांक कहा गया है। तो यहाँ चाल के जगह पे V1 है और यह चाल के जगह पे V2 है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, अगला लाइन लिखेंगे साइन आई बटा क्या हो जाएगा, साइन आर, बराबर। अब यहाँ पर V1 बटा V2 हट जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1n2। 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा इस नियम से। n बस C बटा V है, तो यहाँ C मतलब चाल है, ये भी चाल है, यह V1 है, V2 ये भी चाल है, इसलिए 1n2 यहाँ पर बना लेंगे इसके सूत्र के अनुसार। अब यहाँ पर जो साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2 आ गया, यह स्नेल ने क्या कहे थे कि साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2 के जगह पे उन्होंने बताए थे नियतांक। क्या बताए थे, नियतांक। तो यह सूत्र का जो है व्याख्या हो गया, किनके माध्यम से हुआ, तो स्नेल के माध्यम से जो है इस सूत्र का व्याख्या किया गया। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, तो यहाँ लिखेंगे आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नीचे लिखेंगे आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या और लिख लेंगे और अपवर्तन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। सिद्ध हो गए। यह हाइगेंस साहब के द्वारा जो है अपवर्तन की यह क्या हुआ, व्याख्या हुआ। लिखेंगे यहाँ पर यही हाइगेंस द्वारा अपवर्तन की व्याख्या हुआ, अपवर्तन की व्याख्या हुआ।
खड़ी पाई। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको निगमन करके बताया गया, बहुत सरल भाषा में बताया गया जिससे आपको तुरंत यह समझ में आ जाए। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।